फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 2 दिसंबर 2024 और 2 दिसंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का पूरा क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस बैंक ने वित्त वर्ष 25 के दौरान अब तक नवंबर 2024 घरेलू बॉन्ड के जरिए 50,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? विच बैंक हैज रेज्ड 50,000 करोड़ थ्रू डोमेस्टिक बॉन्ड्स सो फॉर नवंबर 2024 ड्यूरिंग FY25? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड ऑप्शन है कैनरा बैंक या फोर्थ ऑप्शन है इंडियन बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने वित्त वर्ष 25 के दौरान अब तक घरेलू बॉन्ड के जरिए 50,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान अब तक घरेलू बॉन्ड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। जारी किए जाने वाले बॉन्ड में दीर्घावधि के लिए 30,000 करोड़ रुपए, टीयर 2 बॉन्ड के लिए 15,000 करोड़ रुपए तथा AT1 बॉन्ड के लिए 5,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान अब तक बहुत प्रतिस्पर्धी दर पर 5,000 करोड़ रुपए के AT1 बॉन्ड, 15,000 करोड़ रुपए के टीयर 2 बॉन्ड और 30,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक बॉन्ड हासिल किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने पारदर्शिता बढ़ाने और भारत के कारोबारी माहौल पर फीडबैक की सुविधा के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB और विनियामक मामलों के पोर्टल का शुभारंभ किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज लॉन्च्ड दी Confederation of India Industry Age of Doing Business and Regulatory Affairs portal in a bid to enhance transparency and facilitate feedback on India's business environment. Who is the Commerce and Industry Minister? फर्स्ट ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, सेकेंड ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, थर्ड ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, फोर्थ ऑप्शन है पीयूष गोयल। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पारदर्शिता बढ़ाने और भारत के कारोबारी माहौल पर फीडबैक प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ के कारोबार सुगमता और विनियामक मामलों के पोर्टल का शुभारंभ किया है। कारोबार में आसानी पर द्वितीय DPIIT-CII राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अनावरण किए गए इस पोर्टल का उद्देश्य सरकार और CII द्वारा संचालित प्रमुख पहलों पर वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करना है, जिससे उपयोगकर्ताओं को प्रगति पर नजर रखने और चिंताओं को प्रभावी ढंग से हल करने में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के लिए एकलव्य नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। यह पहल 2024 के लिए भारतीय सेना की थीम प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष के अनुरूप है। इस प्लेटफॉर्म को निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? In November 2024, Chief of the Army Staff General Upinder Dwivedi launched an online learning platform for the Indian Army nicknamed as Eklavya. This initiative aligns with the Indian Army's theme for 2024 as the Year of Technology Absorption. The platform has been developed by which of the following? फर्स्ट ऑप्शन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के लिए एकलव्य नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। यह पहल भारतीय सेना द्वारा स्वयं को परिवर्तन के दशक में आगे बढ़ाने के साथ संरेखित है, जैसा कि COAS द्वारा परिकल्पित है, और साथ ही 2024 के लिए भारतीय सेना की थीम प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष के अनुरूप है। एकलव्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को आर्मी वॉर कॉलेज की प्रायोजक एजेंसी के साथ मुख्यालय आर्मी ट्रेनिंग कमांड के तत्वाधान में विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स गांधीनगर के माध्यम से शून्य लागत पर विकसित किया गया है। साथ ही सूचना प्रणाली महानिदेशालय के सहयोग से भी विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने तकनीकी गड़बड़ी या व्यवधान की स्थिति में कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों की अंतर संचालन क्षमता की घोषणा की है। नकदी डेरिवेटिव, मुद्रा डेरिवेटिव और ब्याज दर डेरिवेटिव के लिए अंतर संचालन क्षमता किस तारीख से प्रभावी होगी? The Security and Exchange Board of India (SEBI) has announced the interoperability of stock exchange to ensure business continuity in the face of a technical glitch or an outage. The interoperability for cash derivatives, currency derivatives, and interest rate derivatives will be effective from which date? फर्स्ट ऑप्शन है 1 जनवरी 2025, सेकेंड ऑप्शन है 1 मार्च 2025, थर्ड ऑप्शन है 1 अप्रैल 2025, फोर्थ ऑप्शन है 1 जून 2025। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने तकनीकी गड़बड़ी या व्यवधान की स्थिति में कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों की अंतर संचालन क्षमता की घोषणा की है। नकदी डेरिवेटिव, मुद्रा डेरिवेटिव और ब्याज दर डेरिवेटिव के लिए अंतर संचालन क्षमता किस तारीख से प्रभावी होगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2025 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
सेबी ने तकनीकी गड़बड़ी या व्यवधान की स्थिति में कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों की अंतर संचालन क्षमता की घोषणा की है। नकदी डेरिवेटिव, मुद्रा डेरिवेटिव और ब्याज दर डेरिवेटिव के लिए अंतर संचालन क्षमता 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। एक्सचेंजों के साथ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आरंभ में एनएसई बीएसई के लिए वैकल्पिक व्यापार स्थल के रूप में कार्य करेगा और इसके विपरीत बीएसई भी एनएसई के लिए वैकल्पिक व्यापार स्थल के रूप में कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है अशोक मेहता, सेकेंड ऑप्शन है देवाशीष मिश्रा, थर्ड ऑप्शन है ऋषि छाबरा, फोर्थ ऑप्शन है नंद किशोर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नंद किशोर जी को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट में नंद किशोर को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह शमशेर सिंह का स्थान लेंगे। किशोर मुंबई स्थित एसबीआई के कॉरपोरेट सेंटर में उप प्रबंध निदेशक थे, जहां वे बैंक के ट्रेजरी परिचालन की देखरेख करते थे। किशोर को एसबीआई में शाखा बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, ट्रेजरी परिचालन और निवेश बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग और खुदरा परिचालन जैसे प्रमुख बैंकिंग क्षेत्रों में काम करने का 34 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने 1990 में एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और उप प्रबंध निदेशक के पद तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने अत्याधुनिक डिजिटल बीमा वितरण प्लेटफॉर्म पेश करने के लिए इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म डिस्कवरी के साथ साझेदारी की है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद इंसर्चटेक प्लेटफॉर्म डिस्कवरी टू इंट्रोड्यूस अ स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है आइडियल इंश्योरेंस ब्रोकर्स, फोर्थ ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आइडियल इंश्योरेंस ब्रोकर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत की अग्रणी बीमा ब्रोकिंग फर्मों में से एक आइडियल इंश्योरेंस ब्रोकर्स ने अत्याधुनिक डिजिटल बीमा वितरण प्लेटफॉर्म पेश करने के लिए इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म डिस्कवरी के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग पारंपरिक ऑफलाइन प्रक्रियाओं से पूरी तरह डिजिटल और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण की ओर महत्वपूर्ण रूप से बदलाव लाता है। यह साझेदारी आइडियल इंश्योरेंस को एक व्यापक डिजिटल सूट से लैस करती है, जो इसकी टीम को एक सहज डैशबोर्ड के माध्यम से बीमा कंपनियों और उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला तक तुरंत पहुंच प्रदान करती है। प्रमुख विशेषताओं में मजबूत MIS और रिपोर्टिंग टूल के माध्यम से वास्तविक समय में व्यापार ट्रैकिंग और सुव्यवस्थित वर्कफ्लो शामिल हैं, जो मैन्युअल कार्यों और परिचालन त्रुटियों को कम करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा IIT 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा?
Which IIT will host the 10th India International Science Festival 2024? फर्स्ट ऑप्शन है IIT दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, थर्ड ऑप्शन है IIT कानपुर, फोर्थ ऑप्शन है IIT मद्रास। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कौन सा IIT 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, IIT गुवाहाटी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक गुवाहाटी में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 मनाएगा। IISF के इस 10वें संस्करण का विषय है भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रेरित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी को औद्योगिक विकास के साथ जोड़ने के सरकार के उद्देश्य को दर्शाता है, जिससे भारत विनिर्माण में वैश्विक नेता बन सके। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तथा केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विज्ञान भारती के सहयोग से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित K4 मिसाइल की रेंज क्या है, जिसे हाल ही में INS अरिघाट से लॉन्च किया गया था? What is the range of K4 missile developed by Defense Research and Development Organization DRDO, which was recently launched from INS अरिघाट? फर्स्ट ऑप्शन है 1000 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 1500 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 2000 किलोमीटर, फोर्थ ऑप्शन है 3500 किलोमीटर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित K4 मिसाइल की रेंज क्या है, जिसे हाल ही में INS अरिघाट से लॉन्च किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 3500 किलोमीटर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने अपनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिघाट से परमाणु क्षमता वाली K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। INS अरिघाट पनडुब्बी 4 K4 मिसाइलें ले जा सकती है। भारतीय नौसेना ने अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी INS अरिघात को 29 अगस्त 2024 को शामिल किया। पहली परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी INS अरिहंत को नवंबर 2017 में शामिल किया गया था। INS अरिहंत केवल एक K4 मिसाइल ले जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, सेकेंड ऑप्शन है रणथंबोर नेशनल पार्क में, थर्ड ऑप्शन है सुंदरबन नेशनल पार्क में, फोर्थ ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क में। बताइएगा दोस्तों, 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट असम के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया।
केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के समक्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की विशाल संभावनाओं को उजागर करेगा तथा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के हितधारकों को एक साथ लाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जगुआर के बढ़ते खतरों और उनकी सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता को उजागर करने के लिए हर साल किस दिन अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल जगुआर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे टू हाईलाइट द ग्रोइंग डेंजर्स टू जगुआर एंड द अर्जेंट नीड फॉर देयर प्रोटेक्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है 26 नवंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 27 नवंबर को, थर्ड ऑप्शन है 28 नवंबर को या फोर्थ ऑप्शन है 29 नवंबर को। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 29 नवंबर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस हर वर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जगुआर पर बढ़ते खतरों और उनके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को उजागर करना है। ये बड़ी बिल्लियां, जिन्हें अमेरिका में सबसे बड़ी और मध्य तथा दक्षिण अमेरिका में जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, अमेजन वर्षावन के लिए भी महत्वपूर्ण है और विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली शिकारी हैं। 2020 में विश्व वन्यजीव महासंघ WWF ने 2030 तक जगुआर की संख्या बढ़ाने और उनके घरों की रक्षा करने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू की है। मार्च 2018 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में जगुआर आवास वाले 14 देश के नेता जगुआर 2030 फोरम के लिए एकत्र हुए। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।